चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कल जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखा था वो क्या देखा था? हम लोग शायद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। देखो ध्यान से। ठीक। जो लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस था दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो ध्यान से। इसको हमने कल बीच में छोड़ दिया था ना। आज कंप्लीट करते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ना। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो, डेफिनेशन मैंने आपको कल लिखवाई थी कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे कितने परसेंट रिजल्ट आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे कितने परसेंट रिजल्ट आएंगे? 5%। 5%। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी एक कंक्रीट में से, किसी एक कंक्रीट में से जो मैं अपने स्ट्रक्चर में लगाने वाला हूं, इसमें से मान लो मैंने 100 सैंपल निकाले। 100 सैंपल। और इन 100 सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दी। इन 100 सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो मैंने क्या कर दी? असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दी। सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, और ये कौन सा सैंपल है? ये हमारा 100 सैंपल है। तो जिस कंक्रीट में से आपने इन 100 सैंपल को निकाला है, उस कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? क्या मैं बोल सकता हूं इस फिफ्थ वाले सैंपल की जो भी स्ट्रेंथ निकल के आएगी, इस फिफ्थ वाले सैंपल की जो भी स्ट्रेंथ निकल के आएगी, वो मेरे इस पूरे कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। आया ना? फिर हमने ये देखा था मान लो, अगर मान लो मैं इन सारे सैंपल्स का, कितने सैंपल लिए मैंने? मैंने यहाँ पे 100 सैंपल लिए। अगर मैं सारे 100 सैंपल का एवरेज स्ट्रेंथ लूं, तो लेट अस सपोज मेरे पास कोई एक वैल्यू निकल के आती है, और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है एवरेज, यानी कि मीन स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सैंपल। तो क्या मैं इस एक्स को इस कंक्रीट की मीन स्ट्रेंथ बोल सकता हूं या एवरेज स्ट्रेंथ बोल सकता हूं? तो यहां से एवरेज स्ट्रेंथ कितनी निकल के आई? मान लो इस कंक्रीट की एक्स निकल के आई। अब ध्यान से सुनो बात। ये जो एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आई ना, हो सकता है ये किसी ना किसी एक सैंपल के स्ट्रेंथ के बराबर हो। मान लो यहाँ पे एक सैंपल बैठा हुआ है, यहाँ पे एक सैंपल बैठा हुआ 41 नंबर पे। आपने 100 सैंपल अरेंज किए थे, तो 41 नंबर पे जो सैंपल बैठा हुआ है मेरे पास में यहाँ पे, इसकी स्ट्रेंथ भी कितनी है? इसकी स्ट्रेंथ भी एक्स है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। अगर मैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, इस पूरे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इसकी मीन स्ट्रेंथ के बराबर कंसीडर कर लेता, तो मेरे स्ट्रक्चर के फेल करने के कितने चांसेस थे? कितने परसेंट चांसेस थे? 41% चांसेस थे। 41। इस वाले सैंपल को भी आप इंक्लूड करोगे, ध्यान रखना, 41%। बट आपने क्या किया? आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितने परसेंट पे ली है? आपने इसी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ ली है वो कितने परसेंट पे ली है आपने? 5% पे। इसी 5% वाली स्ट्रेंथ को, इसी 5% वाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आप समझ में आई बात? चलो एक बात बताओ। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5% पे ना लेके 2% पे लूंगा, तो 5% के कंपैरिजन में मेरे चांसेस ऑफ फेलियर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को 5% से ना डिफाइन करके 2% से डिफाइन करूं, मतलब जो ये वाला सैंपल है इसकी मैं स्ट्रेंथ कंसीडर करूंगा एज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो मेरे स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस अब इंक्रीज कर जाएंगे या डिक्रीज कर जाएंगे? अब डिक्रीज कर जाएंगे। डिक्रीज कर जाएंगे एक्चुअल में देखो ध्यान से। एक्चुअल में तुम क्या मान रहे हो कि जो तुम्हारे पास ये कंक्रीट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है? वाई। ऐसे कितने सैंपल हैं जिनकी स्ट्रेंथ इस वाई से ज्यादा है? एक। अरे ज्यादा पूछ रहा हूं मैं। ऐसे कितने सैंपल हैं जिनकी स्ट्रेंथ इस वाई से ज्यादा है? 98 सैंपल ऐसे हैं।
तो 98% ऑफ द टाइम इस कंक्रीट से जब मैं घर बनाऊंगा, मेरा घर कैसा रहेगा? मेरा घर सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी मान ली है? आपने तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ वाई मान ली है, बल्कि 98% ऑफ द टाइम जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो किससे ज्यादा है? वो इस वाई से ज्यादा है। आप जो अपने घर के ऊपर लोडिंग लगाओगे, ये इस वाई स्ट्रेंथ के कोरस्पॉन्डिंग लगाओगे, बट हमें पता है कि बाकी सारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है इस वाई से ज्यादा है। तो क्या वो इजीली लोड को बियर कर पाएगा मेरा घर? भाई मैंने जो लोडिंग लगाई वो तो वाई स्ट्रेंथ के कोरस्पॉन्डिंग लगाई ना, बाकी सारे सैंपल की स्ट्रेंथ कितनी है? वाई से ज्यादा है। तो वो सारी की सारी कंक्रीट तो उस लोड को जो आपने वाई के कोरस्पॉन्डिंग लगाया है उसको आराम से सहन कर लेगा। हाँ, घर के किसी पार्ट में अगर ये वाला कंक्रीट चला गया तो क्या हो सकता है? ये वाला छोड़ो, अगर ये वाला भी चला गया, इसको भी इंक्लूड करते हैं, अगर ये दोनों सैंपल वाला कंक्रीट चला गया तो घर क्या करेगा? फेल कर जाएगा। 2% चांस फेल है। सबको क्लियर है बात? अभी डेफिनेशन क्लियर है आपको? मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से बात सुनो। अब आपको एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं, करते क्या है। मान लो मेरे पास ये कंक्रीट है, ठीक है, मुझे इसकी क्या निकालनी है? मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालनी है। कैसे निकालूंगा? इस कंक्रीट में से मैं सैंपल निकालूंगा, ठीक है। एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन होंगे? एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होंगे, 1 2 3। ठीक, सैंपल निकाल दिए, इनको मोल्ड में डाल दिया। क्या किया? 28 दिन तक इनकी कॉन्टिन्यूस क्यूरिंग करी। 28 दिन के बाद क्या करोगे? आफ्टर 20 डेज क्या करोगे? इन सारे स्पेसिमेन की टेस्टिंग करोगे। आफ्टर 28 डेज जो भी आपने स्पेसिमेन निकाले हैं, इनकी क्या करोगे? इनकी टेस्टिंग करोगे। इनकी टेस्टिंग करने के बाद जो एवरेज आएगा वो किसकी स्ट्रेंथ होगी? वो किसकी स्ट्रेंथ होगी? वो एक सैंपल की स्ट्रेंथ होगी। वो एक सैंपल की स्ट्रेंथ होगी। अब सुनो बात, मैं कितने नंबर ऑफ सैंपल निकालूंगा? मैं मेरी कंक्रीट में से कितने नंबर ऑफ सैंपल निकालूंगा? क्या ये डिपेंड करता है कि मेरा कंक्रीट कितने मीटर क्यूब का होगा? क्या ये डिपेंड करता है कि मेरा कंक्रीट कितने मीटर क्यूब का होगा? लेट अस सपोज, ठीक है, बात चलो ध्यान से देखो बात। फिर मैं क्या करूंगा? जितने भी आपने सैंपल निकाले, जितने भी आपने सैंपल निकाले उनको क्या करूंगा मैं? जितने भी सैंपल की आपने एवरेज स्ट्रेंथ निकाली है उनको मैं करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस। असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस। और कौन से वाले सैंपल की और कौन से वाले सैंपल की मैं स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रिपोर्ट कर दूंगा? वो सैंपल जिसके नीचे कितने परसेंट रिजल्ट होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया? सैंपल निकाले इस कंक्रीट में से, मतलब 3 स्पेसिमेन निकाले। 28 दिन बाद क्या करी? इनकी इनकी टेस्टिंग करी, इनकी स्ट्रेंथ निकाली। इनकी स्ट्रेंथ का जब मैं एवरेज लूंगा तो मुझे मेरे सैंपल की क्या मिलेगी? एवरेज मिलेगी। ये एक सैंपल की कहानी हुई। नंबर ऑफ सैंपल डिपेंड करेगा कि मेरा कंक्रीट कितने मीटर क्यूब का है। तो आपने जितने भी आपको सैंपल चाहिए थे, आपने सारे सैंपल की स्ट्रेंथ निकाल ली। उन सारे सैंपल की स्ट्रेंथ को आपने किस में प्लेस कर दिया? उन सारे सैंपल की स्ट्रेंथ को आपने असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया। और उस सैंपल की स्ट्रेंथ बताई आपने जिसके नीचे कितने परसेंटेज रिजल्ट है। जब हमने सैंपल को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया तो वो सैंपल की स्ट्रेंथ मैं रिपोर्ट करूंगा जिसके नीचे कितने परसेंट रिजल्ट है? 5% रिजल्ट है। उसको भी इंक्लूड करोगे ना बेटा? उस वाले सैंपल को भी इंक्लूड करोगे आप? 5% रिजल्ट है। इस 5% वाले सैंपल की स्ट्रेंथ को मैं क्या बोल दूंगा? इस 5% वाले सैंपल की स्ट्रेंथ को मैं क्या बोल दूंगा? मैं इस पूरे कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दूंगा। आपको एकदम सिग्निफिकेंस क्लियर है कैसे निकालते हैं क्या होता है ये? एकदम अच्छे से क्लियर है कि एक्चुअल में हम करते कैसे हैं, कैरेक्टरिस्टिक से निकालते कैसे? क्लियर है बात? चलो आगे। लेकिन आईएस कोड ने इसको 5% पे डिफाइन किया हुआ है। अभी बासित, अभी आप देखोगे, देखो ध्यान से। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, अच्छा पहले मैं ये लिख देता हूँ कि हम लोग, जो बासित का जो डाउट है वो बहुत अच्छा डाउट है, सुनो बात ध्यान से। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? क्या एफ सी के से डिनोट करते हैं क्या? आया ना? बताओ मेरे को। आया ना? ये एफ सी के ये एफ सी के कौन से सैंपल की स्ट्रेंथ है?
ये एफसी के उस सैंपल की स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% रिजल्ट है। अब बात ध्यान से समझो, क्या तुम इस एफसीके के नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हो? आगे पढ़ेंगे। क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ को, क्या तुम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को एफसीके भी लेते हो क्या, ये बताओ। डिजाइनिंग में क्या तुम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को एफसीके लेते हो? नहीं लेते। क्या लगाते हो उसके ऊपर? उसके ऊपर अलग से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हो। याद करो, ये पढ़ा होगा आपने, 0.45 एफसीके, कुछ कुछ ऐसा ऐसा पढ़ रखा है। बात समझो ना बेटा, हर चीज कनेक्टेड है। आप क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ रखा है 0.45 एफसीके? सब लोग बताओ मेरे को। तो क्या तुमने जो स्ट्रेंथ तुमने निकाली थी एफसीके, उससे भी कम स्ट्रेंथ ली है क्या डिजाइनिंग में? जो तुमने स्ट्रेंथ निकाली थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्या तुमने डिजाइनिंग में उससे भी कम स्ट्रेंथ ली है क्या? तो क्या परसेंटेज अपने आप कम हो गया? है ना? क्या वो अपने आप 2 या 3% पे आ जाएगा? तो हर चीज का लॉजिक है। आई बात समझ में? मतलब इतने सारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद भी इंडिया के अंदर स्ट्रक्चर फेल करता है, क्यों? क्योंकि करप्शन होती है बेटा। समझ लो, एक तो आपके आपका आपका जो स्ट्रक्चर है उसके चांसेस ऑफ सेफ्टी कितने हैं, या ऐसा बोल दो उसके चांसेस ऑफ फेलियर कितने? 5%। उस 5% वाली स्ट्रेंथ पे भी आपने क्या लगाया? आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया। तो हो सकता है वो जो फेलियर का परसेंटेज है वो रिड्यूस होके 2 से लेके 3% पे चला जाए। एक बात बताओ, क्या हम लोडिंग के ऊपर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं क्या? क्या हम हाइयर लोड के लिए डिजाइन करते हैं? तो क्या ये फेलियर का परसेंटेज और कम हो जाता है क्या? मान लो 1% पे चला गया सिर्फ, स्ट्रक्चर तो फिर भी फेल करता है। बात क्लियर हो रही है आपको? हम लोडिंग को, जिस लोड के लिए हमें डिजाइन करना है, हम उस लोड के लिए डिजाइन नहीं करते, हम उससे ज्यादा लोड के लिए डिजाइन करते हैं, और तब भी स्ट्रक्चर फेल करता है। आप अपनी स्ट्रेंथ को तो कम मान रहे हो, जो आपकी जो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसको तो आपने कम किया, और जो लोड उसके ऊपर आने वाला है उसको आपने ज्यादा अज्यूम करके डिजाइन किया। कितना ज्यादा सेफ्टी आपने दिया स्ट्रक्चर को, फिर भी स्ट्रक्चर क्या करता है? फेल करता है। क्योंकि क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे काम ही नहीं कर रहा होता ना। समझ रहे हो बात? पानी डाल दिया, सीमेंट डाल दिया, कोर्स एग्रीगेट डाल दिया, फाइनल बन गई कंक्रीट, खत्म, लगा दिया स्ट्रक्चर। जब इंजीनियर आता है टेस्टिंग करने, फिर क्या होती है? फिर बैग देते हैं उसको मिठाई वाला। चलो, सबको इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर कि कहां से निकल के आई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? क्लियर? चलो, अब इसी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग ग्राफिकल तरीके से समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शांति बना के रखना। सो ग्राफिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड। और यहां से आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा, और आपको पता है क्या सवाल आता है, वो करते हैं हम इसको। ग्राफिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड फर्स्ट स्लाइड ये थी, दिस वाज आवर फर्स्ट स्लाइड। ये तो मैंने कल का ब्रशअप किया था आपको, ये तो कल का ब्रशअप किया। आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज ग्राफिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। देखो ध्यान से, पहले मैं पूरा बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। वाई एक्सिस पे मैंने क्या ड्रॉ किया? वाई एक्सिस, सॉरी, जो मेरी एक्स एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ को, और जो मेरी वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है क्या? नंबर ऑफ सैंपल्स को। सैंपल से खेलते रहेंगे, सैंपल और उसकी स्ट्रेंथ से खेलना है। हमें करना क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान से, ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे आप, ताकि दोनों का टाइम बचे।
देखो हमारे पास वाई एक्सिस पे यहाँ पे 5 सैंपल, देन 10 सैंपल, देन 20 एंड देन 40। पहले ग्राफ को समझो, देखो ध्यान से। 5 सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जिनकी स्ट्रेंथ है 80। और स्ट्रेंथ किस में चल रही है, स्ट्रेंथ चल रही है एमपीए में। और एमपीए क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है। 10 सैंपल ऐसे हैं जिनकी कितनी स्ट्रेंथ है, जिनकी स्ट्रेंथ है 100। और 10 ही सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जिनकी स्ट्रेंथ है मेरे पास 140, 140। ठीक। 20 सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 110 है। और 20 सैंपल मेरे पास ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 160। 40 सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है मेरे पास, मान लो इनकी स्ट्रेंथ 180 मान लो। एक मिनट, एक मिनट, उल्टा कर दिया, कोई बात। 110, क्योंकि स्ट्रेंथ तो ऐसा आएगा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 120, 140 और क्या, 160। देखो 5 सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 80 भी है, और 5 ही मेरे पास ऐसे सैंपल हैं, नहीं सिर्फ 5 ही हैं जिनकी स्ट्रेंथ 80 है। 10 सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 100 भी है, और 10 सैंपल मेरे पास ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 160 है। ऐसे 20 सैंपल मेरे पास ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 110। और 20 ही सैंपल इतने हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 140। और मेरे पास 40 सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 120। पहली बात तो मुझे इस ग्राफ का नाम बताओ, कौन सा ग्राफ है ये, क्या बोलते हैं इस ग्राफ को। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, बार चार्ट। बहुत बढ़िया, बार चार्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो, हिस्टोग्राम। बार चार्ट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, हिस्टोग्राम। अपना दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं मेरे पास में, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया ग्राफ। इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं। ध्यान से देखो तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं यहाँ पे। बेटा नंबर ऑफ सैंपल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बस। गलती करोगे, और मैं चाहता था कि आप जानबूझ के चाहता था कि आप गलत आंसर दो ताकि आपका गलती ना हो पेपर में। देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला कि 40 सैंपल मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ के हैं, 120। तो 40 सैंपल की स्ट्रेंथ कितनी है, 120 प्लस 20 सैंपल कितने हैं मेरे पास, 20 सैंपल की स्ट्रेंथ कितनी है मेरे पास, 110, 110 प्लस। और 20 ही ऐसे सैंपल हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 140 प्लस 10 सैंपल कितने हैं मेरे पास में, 10 सैंपल मेरे पास में ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जिनकी स्ट्रेंथ है मेरे पास 100। अच्छा ये 100 से चला गया ज्यादा, तो एक काम करता हूं, इसको हटा के और 5 वाले के बगल में लगा देता हूँ, ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो आसान हो जाए। चलो ठीक है। देखो प्लस 5 सैंपल मेरे पास ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जिनकी स्ट्रेंथ 80 भी है। और 5 ही मेरे पास ऐसे सैंपल हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जिनकी स्ट्रेंथ मेरे पास 160 है। जरा बताना नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं मेरे पास। कितने सैंपल है मेरे पास में, 100 सैंपल है। तो बेटा आपको पहले तो ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। 100 सैंपल है मेरे पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर नंबर ऑफ सैंपल, अगर अभी तो मेरे पास में क्या है, अभी तो मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल सिर्फ 100 है। अगर ये नंबर ऑफ सैंपल 100 से 1000 या 10,000 या 1 लाख हो जाए, तो क्या हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में जो आपने, ध्यान से बात सुनो, हिस्टोग्राम में जो आपने ये रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है, क्या ये रिड्यूस होती चली जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल को, अभी फिलहाल तो हमें हिस्टोग्राम बड़ा अच्छा दिख रहा है, बट अगर मैं इसी नंबर ऑफ सैंपल को 100 से 1000 कर दूं, 1000 से 10,000 कर दूं, 10,000 से लैक कर दूं, तो क्या ये कंजस्टेड हो जाएगा हिस्टोग्राम, जो नासिर ने वर्ड यूज किया। और अगर हिस्टोग्राम कंजस्टेड हो रहा है तो इसकी विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी विड्थ बहुत कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है बात। तो जब अब आपको ये
एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। जब हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हमारा जो ये हिस्टोग्राम है, हमारा जो ये बार चार्ट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। और यहाँ से बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे रोक देना जहां से समझ में ना आए आपको। हमारे पास एक्स एक्सिस पे तो क्या था? स्ट्रेंथ ही थी मेरे पास में। और वाई एक्सिस पे मेरे पास में क्या था? नंबर ऑफ सैंपल्स ही थे यहाँ पे तो। नंबर ऑफ सैंपल्स। अब देखो ध्यान से, ऊपर आपके पास हिस्टोग्राम बना हुआ है। अगर इसी ग्राफ के लिए अगर नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा हो जाएं, तो ये ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये सही बनेगा नहीं। कौन सा कर्व बोलते हैं इसको? ये बात आप लोग एक सब्जेक्ट में पढ़ते हो अपने, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो। कौन सा सब्जेक्ट है वो? ये सीपीएम में पढ़ते हो आप लोग। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कब बनती है? जब आपके नंबर ऑफ सैंपल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा हो। ठीक है बात। अब आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी दी। एक हमारे इंजीनियरिंग में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो कंक्रीट है, चाहे वो स्टील है, कुछ भी हो सकता है, जितने भी मटेरियल हैं, सबके लिए जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये क्या होती है? ये सिमेट्रिक होती है अबाउट इट्स मीन। अगर मैं इस कर्व का आपके सामने मीन ड्रॉ करूं, देखो ध्यान से। इफ दिस इज द ये हमारी कर्व का क्या है? ये हमारी कर्व का मीन है। तो जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं ना, उनके लिए जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओगे, वो क्या बनेगी? वो सिमेट्रिक बनेगी। किसके अबाउट? वो मीन के अबाउट सिमेट्रिक बनेगी। मतलब अगर मैं इसके लेफ्ट पोर्शन की बात करूं, तो जो लेफ्ट पोर्शन है बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। किसके? किसके सिमेट्रिक होगा वो? राइट पोर्शन की। राइट पोर्शन की। अब देखो ध्यान से, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये मेरी कर्व का क्या है? जो ब्लू लाइन है, ये मेरी कर्व का क्या है? मीन है। जब ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा, तो मुझे ये कौन सी स्ट्रेंथ देगा? जब ये ब्लू लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगी, तो कौन सी स्ट्रेंथ मिलेगी मुझे? मुझे मीन स्ट्रेंथ मिलेगी या एवरेज स्ट्रेंथ मिलेगी? ठीक है बात। इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी बेटा। अगर आप मीन को कट करवाओगे तो मीन स्ट्रेंथ मिलेगी ना। मीन स्ट्रेंथ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफएम से। मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ। ठीक है बात। अब ध्यान से देखो। अभी पहले हिस्टोग्राम में आओ। देखो ध्यान से। क्या आपको सारे के सारे सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो सेम मिली क्या? या वेरिएशन है कुछ? आपने जितने भी 100 सैंपल यहाँ पे टेस्ट किए, इन 100 सैंपल की स्ट्रेंथ आपको सेम मिली या कुछ वेरिएशन है? कुछ वेरिएशन है। और वो वेरिएशन कैसे पता करते हैं हम लोग? एक पैरामीटर होता है वेरिएशन पता करने का। हमारे पास एक पैरामीटर होता है वेरिएशन पता करने का। क्या बोलते हैं उसको? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास, फिलहाल के लिए एग्जांपल देखो, सुनो सुनो सुनो। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो कंफ्यूज नहीं होना, सुनो ध्यान से। अभी करते हैं उस चीज को। ये मेरे सैंपल की स्ट्रेंथ है। ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इन सबका जो मीन आएगा, वैसे आप मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे मीन? अगर मुझे इनका मीन निकालना हो, कैसे करूंगा मैं? आपको पता है ये डब्ल्यू वेटेड मीन निकलेगा यहाँ पे, डब्ल्यू इंटू एक्स 1 प्लस W2 इंटू X2 अपॉन में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। चलो मैं आपको डिटेल में करा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 40 सैंपल की स्ट्रेंथ कितनी है? 120 प्लस 20 की कितनी है? 110 प्लस वापिस से 20 की कितनी है? 140 प्लस 10 की कितनी है मेरे पास में? 100 प्लस 5 की कितनी स्ट्रेंथ है मेरे पास? 80।
प्लस 5 कितना फिर से वापिस से 160, किससे डिवाइड करूंगा मैं, बताना जरा किससे डिवाइड करूंगा? इस पूरे को किससे डिवाइड करूं? टोटल नंबर ऑफ सैंपल से। 100 है यहाँ पे। तो मेरे पास में मीन स्ट्रेंथ कितनी निकल के आएगी जरा बताना, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? जिनको ये समझ में नहीं आ रहा मैंने कैसे लिख दिया बेटा, देखो ये वेटेड मीन है। W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 WN इंटू XN अपॉन में क्या होएगा, अपॉन में x1 प्लस x2 अप टू कहाँ, अप टू XN तक। वेटेड मीन कितना निकल के आ रहा है, वेटेड मीन स्ट्रेंथ? मेरी जो मीन स्ट्रेंथ है कितनी निकल के आ रही है? 120 आ रही है निकल के, 120। तो आपका जो सैंपल था कंक्रीट का, उसकी मीन स्ट्रेंथ कितनी है? उसकी मीन स्ट्रेंथ 120 है। तो जो आपके ये सैंपल की स्ट्रेंथ है, ये 110, 140, 180 और 60, ये क्या शो कर रहा है? क्या ये मीन से वेरिएशन शो कर रहा है क्या? आया ना? मुझे बताओ, ये जो 110 आपने स्ट्रेंथ निकाली है, क्या ये आपके मीन स्ट्रेंथ से वेरी कर रही है? और जरा इस वाली स्ट्रेंथ का वेरिएशन कितना है मीन से, जरा बताना। जो 120 वाली स्ट्रेंथ है, इसका वेरिएशन कितना है मीन से? इसका वेरिएशन 0 है। क्या 110 भी कुछ वेरी कर रही है, 140 भी कुछ वेरी कर रही है, 100 वाली भी कुछ वेरी कर रही है, 80 वाली भी और 160 वाली भी? इस चीज को मेजर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है मेरे पास में, क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं उसको। स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं। क्या एक्सप्रेशन होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का? आप लोग स्टैंडर्ड डिवीजन रिप्रेजेंट करते हो किससे, सिग्मा से। निकालते कैसे हो उसको? इट इज अंडर रूट ऑफ क्या, जो भी आपने मीन निकाला माइनस, माइनस आपके इंडिविजुअल सैंपल की स्ट्रेंथ, इसका क्या, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय n-1 होगा या n होगा? डिवाइड बाय n-1 होगा या n होगा? ये x i कर लो ना, डिवाइड बाय n होगा या n-1 होगा? मुझे पता है कि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा कि कब n आता है कब n-1 आता है। ध्यान से बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, अब बिल्कुल ध्यान से बात सुनना। फॉर एग्जाम्पल, हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है बात? मुझे इन 100 स्टूडेंट की हाइट में वेरिएशन निकालना है। अब बिल्कुल ध्यान से बात सुनोगे। मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और मुझे इनकी एवरेज हाइट पता करनी है। मतलब मुझे पता करना है कि क्लास की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है। सुनो ध्यान से। अगर मैं अगर मैं इस 100 में से अगर मैं इस 100 में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को पकड़ूं, इस 100 में से मैंने एक 20 स्टूडेंट्स का सैंपल बनाया और उस सैंपल की क्या निकाली, उस सैंपल की मैंने क्या निकाली, मीन निकाल ली। और उसी सैंपल का क्या निकाल लिया मैंने, उसी सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला। अब आप बताओ, क्या आपने पूरी क्लास का मीन निकालने के लिए 100 के 100 स्टूडेंट यूज किए? क्या आपने पूरी क्लास का मीन निकालने के लिए 100 के 100 स्टूडेंट यूज किए, या सिर्फ आपने 20 स्टूडेंट्स का यूज किया और इन 20 स्टूडेंट्स का यूज करने के बाद आपने पूरी क्लास की एवरेज पे कमेंट कर दिया? क्या आपने यही काम किया? हमने ये काम किया। हमने सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को स्टडी किया और उन 20 स्टूडेंट्स की हाइट को स्टडी करने के बाद हमने पूरी क्लास की हाइट पे कमेंट कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं ना, जब हम ऐसा करते हैं, कहने का मतलब, जब मैं पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल स्टडी करता हूं, जब मैं पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल स्टडी करता हूं और उस सैंपल की स्टडी मैं पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करता हूं, तब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या लेता हूं, n-1, n-1। बट अगर मैं पूरे की पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करूं, 100 के 100 स्टूडेंट की स्टडी करूं, उनका मीन निकालूं और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूं, तो जब मैं अभी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूंगा तब मैं n क्या लूंगा, तब मैं n ही लूंगा, तब मैं n-1 नहीं लूंगा। बात क्लियर हुई आपको? बात क्लियर हुई? तो अब मुझे बताओ, आपने क्या पूरी कंक्रीट के सैंपल बनाए या कुछ कुछ सैंपल बनाए हैं आपने? क्या हमने सारी कंक्रीट सैंपल बना दिए? क्या अगर सारी कंक्रीट के सैंपल बना दोगे तो लगाओगे क्या स्ट्रक्चर के अंदर? समझ रहे हो बात? अगर पूरी कंक्रीट जो तुमने बनाई है उसके सैंपल ही बना दोगे तो स्ट्रक्चर में क्या लगाओगे? तो अपना दिमाग लगा के बताओ, अब यहाँ पे n-1 आएगा कि n आएगा? n-1 आएगा। बात क्लियर हुई आपको? बट अब सुनो ध्यान से।
अभी आईएस कोड कहाँ पे आएगा? आईएस कोड पिक्चर में आएगा। आईएस कोड क्या बोलता है कि आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, निकाल सकते हो आप लोग? भैया आपने टेस्टिंग कर ली सैंपल की क्या निकाल दोगे आप लोग? सारे सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, हाँ या ना? और इंडिविजुअल सैंपल की स्ट्रेंथ पता है आपको, और नंबर ऑफ सैंपल पता है आपको, तो क्या निकाल दोगे आप? क्या आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो? तो आईएस कोड क्या बोलता है कि एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ सैंपल मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए? 30 चाहिए, 30 सैंपल चाहिए। बट एक बात बताओ, अगर मेरा कंक्रीट सिर्फ 4 मीटर क्यूब का ही काम करा रहा है, अगर मुझे सिर्फ 4 मीटर ऑफ कंक्रीट का ही काम है, तो क्या मैं 30 सैंपल टेस्ट भी करूंगा? मुझे पहले तो ये बताओ, अगर मेरे पास 4 मीटर ऑफ कंक्रीट का काम है तो कितने नंबर ऑफ सैंपल चाहिए मेरे को? एक सैंपल चाहिए। आईएस कोड क्या बोलता है? आईएस कोड क्या बोलता है? अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एटलीस्ट कितने सैंपल चाहिए मेरे को? 30 सैंपल चाहिए। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? तो फिर क्या आईएस कोड ने आपको ग्रेड के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है क्या, जो आप पढ़ते हो? अभी मैं बताऊंगा आपको। तो सब हर चीज का लॉजिक है। आपको क्लियर हो रही चीजें बेटा? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज भी आपके दिमाग में फिट हो जाए। चलो ध्यान दो। इस मीन स्ट्रेंथ का जरा मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बताना कितना होगा? इस मीन स्ट्रेंथ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना होगा? मीन स्ट्रेंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? अरे अगर सोच नहीं पाते हो तो फॉर्मूले पुट करो ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या? मीन स्ट्रेंथ माइनस किसी भी एक सैंपल की स्ट्रेंथ का स्क्वायर अपॉन में क्या, n-1। जरा यहाँ पे एक्स आई को जब तुम मीन स्ट्रेंथ के बराबर पुट करोगे, कमेंट करना कितना आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे जीरो आना भी तो चाहिए भाई। एक बात बताओ, तुमने इसको रेफरेंस लिया, तुम रेफरेंस का रेफरेंस पूछ रहे हो कितना वेरिएशन है, क्या आएगा वेरिएशन इसके अंदर? जीरो ही तो आएगा। जीरो तो आएगा। क्या यहाँ पे अगर मैं कोई एक स्ट्रेंथ लूं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक स्ट्रेंथ ली F1, क्या मीन से ये कुछ वेरी कर रही है क्या? क्या ये मीन से कुछ वेरी कर रही है? चलो ठीक है। मैं यहाँ पे एक और स्ट्रेंथ ली, कितनी, F2। क्या ये स्ट्रेंथ भी मीन से कुछ वेरी कर रही है ना? ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लिया, मैंने मेरे सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लिया, बट मुझे ये नहीं पता कि ये कितना वेरी कर रही है, मतलब 1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी कर रही है या फिर 2 टाइम्स। हो सकता है कि जो F1 वाली ये स्ट्रेंथ है ये 1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी कर रही हो, और जो ये F2 वाली स्ट्रेंथ है ये हो सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएशन आ रहा हो। आपको ये बात क्लियर हुई? तो इसी को हम जनरल टर्म में क्या लिखते हैं? इसी को हम जनरल टर्म में लिखते हैं ना, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेंथ है, लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेंथ है F3। क्या बोलता हूं मैं? ये मीन से कितना डिस्टेंस दूर होगी? ये मीन से दूर होगी K टाइम्स ऑफ सिग्मा। मुझे K की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है? K की वैल्यू। आपको क्लियर हुई बात? और एक्चुअल में ये सारी स्ट्रेंथ का है क्या? अगर मान लो इस ग्राफ पे मैं बहुत सारी स्ट्रेंथ प्लॉट करूं, तो ये सारी स्ट्रेंथ का क्या है? अरे ये सारी की सारी स्ट्रेंथ का वेरिएशन ही तो है मीन के रिस्पेक्ट में, आया ना? कि ये सारी की सारी स्ट्रेंथ मीन से कितना दूर है। अब वो कितना दूर है, वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी दूर हो सकती है, वो दो भी दूर हो सकती है, वो तीन भी हो सकती है। वही हमें निकालना है कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो मीन स्ट्रेंथ से कितना दूर है। कितना दूर है वो? क्या वैल्यू यूज करते हो के की? क्या वैल्यू यूज करते हैं के की? ऐसा सुना है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर ऐसे लिख लो, अभी तो डिटेल में बताऊंगा आपको। मीन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस के टाइम्स ऑफ क्या, सिग्मा। कुछ सुना है ऐसा? तो बेटा ये वही तो है कि जो आपकी, आपका जो ये मीन है यहाँ पे बैठा हुआ है ना, मीन, मीन बैठा हुआ है। अगर मान लो, अगर मान लो आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप एफ सी के प्लॉट करते हो, तो एफ सी के में आप क्या ऐड करोगे कि आपको ये मीन मिल जाएगा? कितना ऐड करोगे? यही तो ऐड करोगे, के टाइम्स ऑफ सिग्मा, वही तो लिखा हुआ है। क्या मिलेगा आपको? मीन मिलेगा।
क्लियर हुई बात? अभी इसको भूल जाओ, पहले बताओ कि आपको ये समझ में आया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होती है? ठीक है। मीन क्यों निकालना पड़ा? अरे, जब तक मीन नहीं निकालोगे क्या स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल पाओगे नासिर? जब तक जब तक मीन नहीं निकाल पाओगे क्या स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल पाओगे? तो फिर तो फिर वेरिएशन कैसे निकालोगे? ये के कैसे पता चला तुम्हें? तुमने पहले ये ग्राफ बनाया होगा ना बेटा, उसके बाद तुमने प्लॉट किया होगा, तभी तो तुम्हारे पास ये के निकल के आया। समझ रहे हो बात? वो तो मैंने तुम्हें, सुनो मेरी बात, वो तो मैंने तुम्हें 100 सैंपल लेके आसान सा एग्जांपल सिखा दिया। बट क्या वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं? अरे ग्राफ का यूज करते हैं ना हम लोग। और अगर ग्राफ का यूज लगेगा, क्या तुम्हें मीन निकालना पड़ेगा सैंपल्स का? मीन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना पड़ेगा, तभी तो निकल के आया हमारे पास के की वैल्यू। अभी बताता हूँ ये डिटेल में, अभी परेशान मत हो। अभी परेशान मत हो, देखो ध्यान से। 1 मिनट दो। हम्म। यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट के फॉर्म में। इफ द नंबर ऑफ सैंपल्स, if the number of samples are increased, this histogram, और बार चार्ट भी बोलते हैं इसको, और बार चार्ट will be converted into, frequency distribution curve, will be converted into frequency distribution curve, next point of reference। और ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं आपके। for most of the for most of the engineering materials, this frequency distribution curve is about its mean symmetric about its mean value, hence hence it is termed as normal normal distribution curve, normal distribution curve। एक मिनट जरा होल्ड रखना है ना, 1 मिनट लिखो, इसको लिखो ना। मुझे ये बताओ, जो आपके सामने ये जो आपके सामने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाई है मैंने, ये आपको किस शेप की दिखाई दे रही है? जो आपके सामने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाई किस शेप की दिखाई दे रही है ये? बेल शेप, बहुत बढ़िया। जिस शेप की दिखाई दे रही है नाम क्या पड़ जाएगा? बेल शेप्ड कर्व। सारे नाम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में आपसे। बेल शेप्ड कर्व। एक और नाम होता है इसको, क्या बोलते हैं? एक नाम और होता है इसका, गॉसियन कर्व भी बोलते हैं इसको, गॉसियन कर्व। इसको मैं आपके लिए वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स मार्क करने हैं जो आपको ध्यान रखने हैं।
पहला पैरामीटर क्या है कि ये जो कर्व होती है ये सिमेट्रिक होगी मीन के अबाउट। और आपने एक्स एक्सिस पे क्या मार्क कर रखा है, आपने एक्स एक्सिस पे स्ट्रेंथ को मार्क किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे क्या है मेरे पास में, नंबर ऑफ सैंपल्स। सो हमारे पास जो ये स्ट्रेंथ आएगी जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, कौन सी स्ट्रेंथ आएगी आपके पास में, मीन स्ट्रेंथ आएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ एम कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने बता दिया, कैसे निकालोगे एफ एम, सारे सैंपल का क्या ले लोगे, जितने भी आपने सैंपल लिए सबका क्या ले लोगे, मीन ले लोगे, आपके पास मीन स्ट्रेंथ निकल के आएगी। उसके बाद इसी ग्राफ में क्या प्लॉट किया, इसी ग्राफ में कहीं ना कहीं एक ऐसी स्ट्रेंथ होगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, एफ सी के, एफ सी के। और इस मीन के और एफ सी के बीच में जो वेरिएशन होगा, दिस वन, ये कितना होगा, ये होगा के टाइम्स ऑफ सिग्मा, के टाइम्स ऑफ सिग्मा। अब ये के डिपेंड, जो परसेंट सुनो ना, जो ये वैल्यू ऑफ के है ये डिपेंड करती है कि आपने एफ सी के को कैसे डिफाइन किया। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एफ सी के को यहां से उठा के, अगर मैं एफ सी के को यहां से उठा के यहाँ पुट कर दूं जरा, मतलब अगर मैं एफ सी के को यहां से उठा के अगर यहाँ पुट करूं, तो क्या, अगर मैं अब इनके बीच में डिस्टेंस देखूं, तो क्या सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोलोगे, के डैश टाइम्स ऑफ क्या, सिग्मा। अच्छा सिग्मा चेंज होगा क्या, सिग्मा चेंज होगा, क्या आपने नंबर ऑफ सैंपल चेंज किए या उनकी स्ट्रेंथ चेंज करी, तो सिग्मा तो सेम रहेगा। बट क्या आपने एफ सी के को डिफाइन करने का तरीका चेंज कर दिया, हाँ या ना, बताऊंगा अभी आगे डिटेल में करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखोगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्या, सिग्मा इक्वल्स टू मीन एक्स बार माइनस एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में क्या, अपॉन में एन माइनस वन, ये पूरे के बीच में रूट है। अगर अगर आप इसको रिलेट करोगे हमारे वाले स्ट्रेंथ से, तो यहाँ पे जो आप मीन ले रहे हो, किसका मीन ले रहे हो, स्ट्रेंथ का मीन ले रहे हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ एम माइनस एफ आई, कोई भी स्ट्रेंथ, किसी भी रैंडम सैंपल की स्ट्रेंथ, स्क्वायर, यहाँ पे समेशन होता है ना, वो भूल गए, समेशन आएगा, सम करते हैं हम लोग, लिख लेना है, किसी ने बोला भी नहीं, चलो कोई बात, एन माइनस वन, वेयर एन क्या है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल्स, और एफ एम क्या है मेरे पास में, मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। करो नोट इसको, इसमें बहुत सारी बातें बतानी है अभी मेरे को। डन। और एफ सी के क्या है यहाँ पे, एफ सी के, व्हाट इज एफ सी के, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जब तुम इस जब तुम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जब तुम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इस तरीके से एडजस्ट करते हो, सुनना बात ध्यान से बहुत बड़ी, जब हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, कैसे, कि इसके अंडर का जो एरिया है, मान लो ध्यान से, ये कर्व बनाई मैंने ग्रीन वाली, इस ग्रीन वाली कर्व का मैं आपको एरिया बता रहा हूं, क्या एरिया अंडर द कर्व ये निकल के आएगा, इस ग्रीन वाली कर्व के अंदर में जो एरिया है, क्या ये एरिया निकल के आएगा, हाँ या ना, ये पूरा का पूरा एरिया किसके अंदर है, ये पूरा का पूरा एरिया आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बात, जब मैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इस तरीके से एडजस्ट करता हूं कि इसके अंदर का जो एरिया है, इसके अंदर का जो एरिया है वो कितना हो जाए, वो 1 यूनिट हो जाए, वो 1 यूनिट हो जाए। और जो ये मीन स्ट्रेंथ है, ये जो मीन स्ट्रेंथ है, इसको मैं कहां पे ले जाऊं, इसको मैं एज अ ओरिजिन मान लूं या इसको एज अ बेस मान लूं, तो मेरी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं वापस बता रहा हूं आपको, जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इस तरीके से एडजस्ट करूं,
जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इस तरीके से एडजस्ट करूं कि इसके अंदर का जो एरिया है ये हो जाए 1 यूनिट, 1 यूनिट बोल दो या 100% बोल दो, और ये जो मीन स्ट्रेंथ है इसको मैं बेस ले लूं या इसको मैं ओरिजिन ले लूं, तो यही मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या कहलाएगी, ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। इतनी डेफिनेशन क्लियर आपको? क्या आपको डेफिनेशन क्लियर हुई? मैं लिख रहा हूं, इफ दिस नॉर्मल distribution curve is adjusted such that the area under the curve, the area under the curve, area under the curve becomes 1 यूनिट, becomes 1 यूनिट, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, 1 यूनिट बोल दो, या फिर क्या बोल दो, यूनिटी बोल दो, या फिर एक और नाम क्या बोल दो, 100% बोल दो, एक ही बात है। एंड its mean is shifted to, and its mean is taken as origin, then then it will be known as, then it will be known as probability, then it will be known as probability distribution curve। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से किसमें कन्वर्ट होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कन्वर्ट होगी। अब देखो ध्यान से, अभी लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ आपको। चलो पहले नोट करो, फिर अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको। इसे नोट करो पहले, इसकी पूरी कहानी बताता हूँ आपको क्या है। जब हम इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इस तरीके से एडजस्ट करें कि इसके अंदर का जो एरिया है वो 1 यूनिट हो जाए, और आपने जो इसकी मीन ले रखी है वो कितनी हो जाए, वो ओरिजिन है। बेटा 1 यूनिट बोल दो या 100% बोल दो, वो हमने एडजस्ट किया उसको, और वो एडजस्ट कैसे किया, वो हमारे स्टैटिक्स का पार्ट है। समझ रहे बात? हमने उसको जैसे एडजस्ट किया वो हमारे स्टैट्स में आता है, वो आरसीसी का पार्ट नहीं है। भाग जाओगे क्लास छोड़ के। वो गंदा सा एक्सप्रेशन आता है, y=2 e⁻² अंडर रूट कुछ कुछ ऐसा ऐसा, तो वो इतना मत जाओ, परेशान मत हो, है ना, जाने की जरूरत नहीं। ये आपने नोट किया? चलो देखो नेक्स्ट पेज। जो अभी चल रहा है वो खुद ही इतना डिटेल में हो रहा है यार, इतना क्या तुम भाग रहे हो उसके पीछे, बैठो आराम से। अब तक तो लोग क्या करते हैं, लिमिट स्टेट चालू कर देते हैं। देखो ये वाली जो आपकी कर्व थी, दैट वाज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वर्सेस नंबर ऑफ सैंपल्स। अब ध्यान से देखना बात, ये जो आपने कर्व बनाई थी दैट वाज स्ट्रेंथ वर्सेस नंबर ऑफ सैंपल, इसका क्या नाम था, इस कर्व का क्या नाम था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये हमारे पास में एफ एम मीन स्ट्रेंथ, और ये हमारी एफ सी के, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस था, इनके बीच में जो डिस्टेंस था दैट वाज के टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को क्या किया, एडजस्ट किया।
ये क्या मेरे पास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। जब आपने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर एडजस्ट किया तो अभी आपके पास क्या बन गई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ध्यान से देखना, इसका जो एक्स एक्सिस है ये आपको स्ट्रेंथ नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा, ये आपको वैल्यू ऑफ जेड बताएगा, वैल्यू ऑफ जेड। आपने सुना होगा सीपीएम बट में जेड होता है कुछ कुछ, जेड सुना है। यहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो होती है, फिर आगे जाके क्या चल रही होती है, वो प्लस चल रही होती है, आगे जाके क्या चल रही होती है, माइनस चल रही होती है, ऐसा कुछ कुछ याद करो। यहाँ पे जीरो चल रहा होता है, यहाँ पे वन होता है, फिर टू होता है, यहाँ पे माइनस वन होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस टू होता है। तो जो ये वेरिएशन है ना, ये किसका वेरिएशन है, ये जेड का वेरिएशन है, जेड। और आपके वाई एक्सिस पे क्या है, इस बार आपके वाई एक्सिस पे है प्रोबेबिलिटी। उधर नंबर ऑफ सैंपल था, इधर क्या मेरे पास में प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से बात सुनो, क्या आपको थोड़ा थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि जो सीपीएम पार्ट में हम लोग जेड पढ़ते हैं वो कॉन्क्रीट में के ही है, आया ना। जो आप सीपीएम पार्ट में जेड पढ़ते हो ना वो कॉन्क्रीट में के ही है, बस उसका सिंबल अलग अलग यूज किया हुआ है। और इस जेड को बोलते क्या थे हम लोग, इस जेड को क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। चलो ध्यान से बात सुनो, अगर मैं, ये मेरे पास में कौन सी कर्व है, अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, ये मेरे पास में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का सारा एरिया ले लूं तो एरिया की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो एरिया की वैल्यू वन निकल के आएगी। वन बोल दूं या 100% बोल दूं एक ही बात है, वन बोल दूं या 100% बोल दूं एक ही बात है। चलो बढ़िया। आपने एफसीके के लिए कितना परसेंटेज डिफाइन किया, आपने एफसीके के लिए कितना परसेंटेज डिफाइन किया, 5%। 5% कहने का मतलब, जब मैं इस एरिया अंडर द कर्व का 5% ले लूंगा और जब मैं आके रुकूंगा, 5% एरिया लेने के बाद जिस भी वैल्यू पे मैं आके रुकूंगा वो मेरी स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होगी, वो मेरी स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होगी, वो मेरी स्ट्रेंथ होगी एफ सी के, एफ सी के। ठीक है बात। उस एफ सी के स्ट्रेंथ के लिए इसको ऊपर लिखता हूं मैं, याद रखना। आपने आपने अपनी डेफिनेशन यूज करी है 5% की, जब आपने अपनी 5% की डेफिनेशन यूज करी इसीलिए आपने एरिया का 5% लिया, और 5% एरिया लेने के बाद जो आपको स्ट्रेंथ मिली कितनी मिली, वो एफ सी के मिली। ठीक है बात। इसी एफ सी के लिए जो ये जेड की वैल्यू होती है ना, ये कितनी होती है, ये निकल के आती है -1.65। और क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसलिए माइनस साइन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आई बात समझ में आपको, आपको समझ में आई बात। ये जो 5% एरिया है ना, 5% एरिया प्रोबेबिलिटी का, इसके लिए जो जेड की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1.65। और क्योंकि हम लोग किसकी बात करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, इसलिए हम क्या बोलते हैं, माइनस को भूल जाते हैं और सिर्फ क्या लेते हैं, 1.65। अब जरा बताना, इस एफसीके के अंदर, ये देखो जीरो है, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, इस मीन पे जेड की वैल्यू जीरो है, और ये स्ट्रेंथ कौन सी है मेरे पास में, ये मीन स्ट्रेंथ है। जरा मुझे बताना, एफसीके के अंदर और मीन स्ट्रेंथ के अंदर जो जेड की वैल्यू, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के अंदर। इनके अंदर, अरे देखो ना, यहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो है, जब आप मीन से एफसीके की तरफ गए तो कितना है आपके पास जेड, 1.65, 1.65। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एफ एम, जब मैं एफ एम से एफसीके की तरफ गया कितना लिखूंगा मैं, एफसीके प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। है ना, है ना। अब एक बात बताओ जरा, अगर मैं, अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, अभी जिनको समझ में नहीं आया अभी आ जाएगा, अगर मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की मान लो डेफिनेशन चेंज करूं, मैं मान लो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को बोलूं वो 5% वाली नहीं है, वो मान लो 10% वाली है, तो मैं इस एरिया का कितना परसेंट लूंगा, अगर मैं अपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को चेंज करूं, 5% से हटा के 10% करूं, तो मैं इस कर्व का कितना एरिया लूंगा, मैं इस कर्व का 10% एरिया लूंगा। जब मैं 10% एरिया लूंगा, क्या वो इस 5% एरिया से ज्यादा निकल के आएगा, मान लो जब मैंने 10% एरिया लिया तो ये 10% एरिया यहां पे निकल के आया इस तरीके से, अब ये 10% एरिया है।
ठीक है। अगर मैं 10% एरिया लूं, जरा मुझे कमेंट करना z की वैल्यू 1.65 से बड़ी होगी या छोटी होगी? छोटी होगी। तो जब आप इस एरिया का 10% लोगे ना, तो 10% पे जो z की वैल्यू निकल के आती है, ये निकल के आती है कितनी, इसको जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, ये निकल के आती है 1.29। 1.29। तो अब मैं अगर लिखूं आपके सामने, तो मैं लिख सकता हूं एफ एम इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 1.29 टाइम्स ऑफ सिग्मा। आया ना? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि अब आपके पास जो एफ सी के है और जो एफ एम है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? ये है 1.29 टाइम्स ऑफ सिग्मा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एफ सी के को अगर मैं एफ सी के को डिफाइन करूं 50% डेफिनेशन पे, तब एफ सी के और मीन के बीच में कितना डिफरेंस होगा? अगर मैं एफ सी के को डिफाइन करूं 50% पे, तो मुझे पहले तो ये बताओ, आप इस एरिया का कितना परसेंटेज लोगे? आप इस एरिया का कितना परसेंट लोगे? 50%। जैसे ही आपने इस एरिया का 50% लिया, आप कौन सी स्ट्रेंथ पे आए? जैसे ही आपने इस एरिया का 50% लिया, कौन सी स्ट्रेंथ पे आए? मीन स्ट्रेंथ पे आए। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं एफ सी के को 50% पे डिफाइन करता, तो एफ सी के एफ एम क्या होता है? एफ एम इक्वल्स टू क्या? एफ सी के प्लस के टाइम्स ऑफ सिग्मा होता है। के टाइम्स ऑफ सिग्मा। जरा के की वैल्यू बताना कितनी है यहाँ पे? 0। तो एफ एम किसके बराबर निकल के आएगा? एफ सी के बराबर निकल के आएगा। सबको बात क्लियर हुई? बेटा डिटेल में क्लियर हुई आपको बात, हाँ या ना? चलो एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे जैसे आपका एफ सी के जैसे जैसे आपका एफ सी के एफ एम के पास जाएगा, मतलब जैसे जैसे आप एफ सी के की परसेंटेज डेफिनेशन को डिफाइन करना इंक्रीज करोगे, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20, 20 से 50, आपके परसेंटेज ऑफ फेलियर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? स्ट्रक्चर का इंक्रीज करेगा। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एफसीके को जब 5% में डिफाइन करोगे, तो स्ट्रक्चर कितना परसेंट सेफ है? 95% सेफ है। एफसीके को 10% में डिफाइन करोगे, तो स्ट्रक्चर के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? वो 90% है। अगर तुमने एफसीके को 50% कर दिया, जैसे ही तुमने एफसीके को 50% किया, किसके बराबर निकल के आया? वो मीन के बराबर निकल के आया। तो स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस कितने हैं? और स्ट्रक्चर के सेफ होने के चांसेस कितने हैं? बेटा 100% नहीं है फायद, 100% नहीं है। जब एफ सी के 50% पे आया, तो आपका स्ट्रक्चर फेल होगा, कितने परसेंट चांसेस है ऐसे? 50%। तो स्ट्रक्चर के पास होने के चांसेस कितने हैं, मतलब सेफ होने के और फेल दोनों कितने हैं? 50%। 50-50। सबको बात क्लियर हुई? ये आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपका एफ सी के 50% पे चला गया, तो स्ट्रक्चर के पास 50% ही फेल होने के चांसेस हैं और 50% ही सेफ होने के चांसेस हैं। सबको क्लियर है? ये राम का था। कोई दिक्कत किसी को? पूरी कहानी क्लियर है आपको? चलो बढ़िया। मेरे साथ साथ बनाओगे अब। ये काम करता हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ, अगले पेज में चल जाऊँ, है ना? इसको पीडीएफ में रहने देता हूँ, ठीक है? और आपको अगले पेज पे लिख देता हूँ साफ साफ। इसको जेड बोल दो या के बोल दो, एक ही बात है। और होता क्या है ये? स्टैंडर्ड, नॉर्मल, डेविएट। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी।
ये हमारी कौन सी स्ट्रेंथ थी? दैट वाज अवर मीन स्ट्रेंथ। बढ़िया, सारे पॉइंट्स मेंशन कर लो ताकि आपके पास एकदम क्लब रहे सब चीजें। एफ एम, और ये क्या मेरे पास में एफ सी के, कितना दूर होता है? ये आपके पास में के टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, जब आप लोग ने इसको एडजस्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो गई है? जेड। मीन स्ट्रेंथ पे जरा जेड की वैल्यू कितनी होती है बताओगे जरा? जीरो। स्ट्रेंथ कौन सी है ये? मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, जब आपने एफ सी के को 5% पे डिफाइन किया उस वक्त जेड की वैल्यू कितनी है? 1.65। और ये क्या है मेरे पास में? ये एफ सी के है। एफ सी के, तो एफ सी के और एफ एम के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। मैं आपको टेबल की फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, जो पूछेगा आपसे। एक साइड मेरे पास में क्या है? टेबल बना देता हूँ। इसको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। परसेंटेज डेफिनेशन पहला है, परसेंटेज डेफिनेशन। और दूसरा क्या है? वैल्यू ऑफ के बोल लो या जेड बोल लो। अगर आप एफ सी के को 5% के लिए डिफाइन करते हो तो के कितना आएगा फटाफट से? 1.65। अगर आप परसेंटेज डेफिनेशन चेंज करते हो 10% पे तो के कितना आएगा? 1.29। अगर आप परसेंटेज डेफिनेशन को चेंज करते हो कितने 50% पे तो के कितना आएगा? जीरो आएगा। तो मैं इसके बगल में लिख भी देता हूँ। तो यहाँ से एफ एम इक्वल्स टू क्या? एफ सी के प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। एफ एम इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 1.29 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ एम इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 0 टाइम्स ऑफ सिग्मा एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या? एफ सी के। हमेशा ये पूछेगा आपसे, ये पूछेगा, ये कभी नहीं पूछता, पर ध्यान रखना इसको। ये एक बार ईएस में आया था, तो ए में पूछ सकता है ये, क्योंकि ए में पुराने ईएस के सवाल आते हैं, ध्यान रखना उसको। तो अगर मैं आपसे एक नोट के फॉर्म में एक पॉइंट लिखूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब ध्यान से सोच के बताना। जैसे जैसे मैं ये परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन इंक्रीज कर रहा हूं मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, ध्यान से बात सुनो, जैसे जैसे मैं ये परसेंटेज डेफिनेशन इंक्रीज कर रहा हूं मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की परसेंटेज ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहा है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा। एज द एज द परसेंटेज ऑफ एज द परसेंटेज डेफिनेशन ऑफ characteristic strength increases, the chances of failure of structure, the chances of failure of structure also increases। तो इस लाइन के लिए इतना माथा मारना पड़ रहा है आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो आपके पास कोई भी बल्क ऑफ कंक्रीट है तो आप उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करोगे? आपके पास कोई भी कंक्रीट पड़ा हुआ है बल्क के अंदर, तो उस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे डिफाइन होगी? वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिफाइन होगी। सबको क्लियर है? तो कंक्रीट के लिए मीन स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी आप लोग ग्रेड सुनते हो ना, M10 M20 M30 M40, तो उनके एम के आगे जो नंबर लगा हुआ होता है वो कौन सी स्ट्रेंथ होती है? कहने का मतलब है हम कंक्रीट को किस स्ट्रेंथ से डेजिग्नेट करते हैं? हम कंक्रीट के मिक्स को उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है बात? इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं।
इसमें काफी सारी बातें और बतानी मेरे को। बेटा क्लास ज्यादा स्लो चल रही है क्या, मुझे बताओ। मुझे क्योंकि देखो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरी वो बनती है, मुझे बताओ कि सर कैसा मतलब स्लो चल रही है फास्ट चल रही है, तो मैं उस हिसाब से देखूंगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नहीं अच्छा तो चल रहा है, स्लो और फास्ट पूछ रहा था मैं आपसे। चलो अब आपके सामने तीन चीजें, देखो ध्यान से आपको कमेंट करना है। अलग पेन से बना। मैंने आपके सामने तीन कर्व बनाई हैं, और ये तीनों की तीनों कर्व क्या है, ये तीनों की तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अगर ये तीनों की तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो जरा बताना ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। एफएम को, एफएम। फर्स्ट देखो ग्रीन वाली कर्व को, ग्रीन वाली कर्व का जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेट सपोज इसको मैं सिग्मा वन बोल रहा हूँ। जो ग्रीन वाली कर्व है इसका जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, वो सिग्मा वन है। ठीक है बात। जो ब्लू वाली कर्व है, जो ब्लू वाली कर्व है उसका जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, लेट अस सपोज वो सिग्मा टू है। और जो आपकी रेड वाली कर्व है, जो रेड वाली कर्व है इसका जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, वो सिग्मा थ्री है। एक बात बताओ, वेरिएशन ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है। अगर वेरिएशन कम है, इसका सिग्निफिकेंस है जब आपने कंक्रीट के सैंपल की टेस्टिंग करी और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल मिल रहा है, दैट मीन्स आपके सैंपल में जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर वेरिएशन कम है। अगर सैंपल की स्ट्रेंथ के अंदर वेरिएशन कम है तो आपने जब कंक्रीट बनाई होगी उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करी होगी या नहीं करी होगी, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करी होगी। कहने का मतलब है आपने कंक्रीट को अच्छे से मिक्स किया है, उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया है, तभी आपके जो सैंपल हैं उनकी स्ट्रेंथ के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और उनकी स्ट्रेंथ के अंदर अगर ज्यादा वेरिएशन नहीं है या ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सिग्मा क्या निकल के आएगा, सिग्मा कम निकल के आएगा। तो आपसे ये पूछेगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा गुड क्वालिटी कंट्रोल वाली कर्व कौन सी है, ग्रीन वाली, ब्लू वाली, रेड वाली। ग्रीन वाली, क्योंकि ग्रीन वाली के अंदर आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सबसे कम मिल रहा है। सो वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। और रेड वाली में क्या आएगा, पुअर क्वालिटी कंट्रोल, पुअर क्वालिटी कंट्रोल। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो भी वहां पे मजदूर काम कर रहा है वो 5 मिनट के लिए पानी डाल के क्या अचानक करने चला गया, अब समझ जाओ। पानी डाल दिया, मिक्स कर दिया, कंक्रीट हो गया सेटल। 5 मिनट बाद आया, उसे वापस से मिक्स तो किया नहीं और क्यूब बना दिए, तो पुअर क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा। क्या सारी बातें क्लियर है बेटा, हाँ या ना। अब एक और चीज समझो ध्यान से, सिग्मा थ्री वेरी पुअर है ना, हाँ वेरी पुअर। अब एक बार बताओ, अगर क्वालिटी कंट्रोल, अगर क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। मैं उसके परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं आपसे। देखो अब यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज हो गए आप लोग। अगर मैं, बात समझो ध्यान से, मेरे पास मीन देखो ध्यान से, जो ये रेड वाली कर्व है इसका जब मैं 5% एरिया लिया, इस रेड वाली कर्व का जब मैं 5% एरिया लिया मुझे कौन सी स्ट्रेंथ मिलती है, कमेंट करो फटाफट से। जो ये रेड वाली कर्व है इसका जब मैं 5% एरिया लूंगा एफसी के मिलेगा, ये पहले केस में एफसी के मिला।
आपने इसकी जो परसेंटेज है अभी भी क्या डिफाइन कर रखी है, 5%। 5%, ठीक है। जब आपने ब्लू वाली कर्व ली, जब आपने ब्लू वाली कर्व के अंदर 5% एरिया लिया, तब आपको क्या मिली, तब भी आपको एफसीके मिली। और आपने कितने परसेंट पे डिफाइन किया हुआ है, आपने डिफाइन किया हुआ 5% पे, ठीक है बात। जब आपने ग्रीन वाली ली, ग्रीन वाली का जब आपने 5% एरिया लिया, तब भी आपने क्या डिफाइन कर रखा है, तब भी आपने एफसीके डिफाइन कर रखा कितना, 5% पे। लेकिन लेकिन एफसीके का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके अंदर ज्यादा है सबसे, एफसीके का जो मैग्नीट्यूड है वो किस कर्व में सबसे ज्यादा है। अरे ये स्ट्रेंथ चल रही है इधर, आपने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रखी है, एक्स एक्सिस पे आपने स्ट्रेंथ को प्लॉट किया हुआ, तो किस वाली केस के अंदर हमारा जो एफसीके है उसका मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा होगा, ब्लू में होगा, रेड में होगा, ग्रीन में होगा। ध्यान देना बात, बात ध्यान से सुनना बात। आपने रेड में, अरे नासिर, ये वाली स्ट्रेंथ आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रखी है, स्ट्रेंथ कौन सी वाली मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा भाई, तुम एक्स में आगे जा रहे हो, तो किस केस में एफसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ग्रीन में होगा भाई। भाई इस ग्रीन वाली के लिए ज्यादा होगा ना। एक बात बताओ, तीनों कर्व के लिए क्या आपने परसेंटेज ऑफ एफसी के चेंज किया, तीनों कर्व के लिए क्या आपने परसेंटेज ऑफ चेंज किया, तो तीनों कर्व के लिए जो परसेंटेज ऑफ सेफ्टी है या परसेंटेज ऑफ फेलियर वो क्या रहेगा, तीनों कर्व्स के लिए जो परसेंटेज ऑफ सेफ्टी है या परसेंटेज ऑफ फेलियर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट जो कर्व 3 है उसके अंदर जो आपको एफसीके मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन तीनों एफसीके में से जो ग्रीन वाली कर्व है उसका जो एफसीके है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ग्राफ को आराम से देखो और मुझे तसल्ली से बताओ, तीनों कर्व के अंदर आपने एफसीके को सेम परसेंटेज पे डिफाइन किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं तीनों कर्व में एफसीके का मैग्नीट्यूड किसमें सबसे ज्यादा है, ग्रीन वाली में। ये अच्छी बात है, पूरी बात है भाई, सेम कंक्रीट थी आपके पास में, आपके पास में सेम कंक्रीट थी। एक तो आपने इसकी पुअर हैंडलिंग करी और एक आपने इसकी बहुत अच्छी हैंडलिंग करी। जब बहुत अच्छी हैंडलिंग करोगे तो क्या आपको स्ट्रेंथ में इंक्रीज नहीं मिलेगा, आया ना, हमारे लिए तो फायदा है ना ये, ठीक है बात। तो कंफ्यूजन का पॉइंट ये था कि आप ये कंफ्यूज हो सकते थे कि सर आप तो एफसीके को इंक्रीज कर रहे हो, एफसीके इंक्रीज होके किसके पास जा रही है, एफसीके इंक्रीज होके एफएम के पास जा रही है। और जब एफसीके एफएम के पास जाती है तो परसेंटेज चांसेस क्या होते हैं, फेल होने के, इंक्रीज करते हैं, गलत। हमने परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन क्या रखा हुआ है, तीनों का सेम रखा हुआ है। एक बात बताओ, क्या ये देखो, ये ग्रीन वाली के लिए क्या होगा, ये ग्रीन वाली के लिए के टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 होगा, ये ब्लू वाली के लिए क्या होगा, ब्लू वाली के लिए के टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 होगा। और ये क्या होगा रेड वाली के लिए, रेड वाली के लिए क्या होगा, ये के टाइम्स ऑफ सिग्मा 3। क्या तीनों के केस में सिग्मा, तीनों के केस में के सेम है, क्या तीनों के केस में के सेम है, तीनों कर्व्स के केस में, क्या तीनों कर्व्स के केस में के सेम है या नहीं। अरे परसेंटेज आपने कितना फिक्स कर रखा है, 5% तो फिक्स कर रखा है, सेम ही तो है। के डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिस्टेंस क्यों कम हो रहा है इनके बीच में, ये डिस्टेंस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन कम है आपकी। क्योंकि ग्रीन वैली के लिए आपकी क्या स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके स्टैंडर्ड डिवीजन पे फर्क पड़ा है। बेटा बहुत डीप कॉन्सेप्ट था ये, बताओ समझ में आया कि नहीं, या रिपीट करना है इसको। ध्यान से सोचो, मुझे बताओ इसे रिपीट करना है क्या। देखो इधर ध्यान से, एक एक स्टेप पे चलते हैं। तीनों कर्व्स के लिए, तीनों कर्व्स के लिए आपने कितना परसेंटेज ऑफ एरिया लिया, तीनों कर्व के लिए। इसको हटाओ जरा यहाँ से, दोबारा बनाते हैं इसको। ये लो, समझो ध्यान से। अब ये कुछ ज्यादा डिटेल हो जाएगा पर चलो कोई बात नहीं, सीखो। एक बात जो मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा बोलता हूँ, 3 घंटे की क्लास करने के बाद साइट पे डिजाइन करने मत पहुंच जाना ओवर कॉन्फिडेंस में, खुद भी जूते खाओगे और मुझे भी जूते खिलाओगे। आरसीसी पढ़ तो लोगे अच्छे से, पर इतना कॉन्फिडेंस मत रखना कि साइट पे चले गए और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ज्ञान देने लगे, उसमें टाइम लगता है बेटा, उसमें एक्सपीरियंस लगता है।
पता चला यहाँ से पढ़े आरसीसी तमीज से और पहुंच गए साइट पे कि बिल्डिंग तो हम ही बनाएंगे अब। चलो ध्यान से देखो बात अब, और समझने की कोशिश करो। ये कौन सी स्ट्रेंथ है मेरे पास में? ये मेरे पास में मीन स्ट्रेंथ है। चलो देखो, तीनों कर्व हैं। सबसे पहले कौन सी कर्व उठाई? सबसे पहले मैंने उठाई रेड कर्व, ये रेड कर्व। और मुझे क्या निकालना है इस रेड कर्व का? एफसी के निकालना है। अगर मुझे एफसी के निकालना है तो मैं कितना परसेंट एरिया लूंगा इसका? 5%। जब मैंने 5% एरिया लिया तो मैंने क्या निकाला? मैंने एफसी के निकाल दिया। बहुत अच्छी बात है। ये निकाला मैंने एफसी के, इस वाले कर्व का कितना आया निकल के, इसको बोला मैंने एफसी के 1। अब ध्यान दो, आपने कितना परसेंटेज एरिया लिया है? 5%। कहने का मतलब है कि आपने एफसी के को डिफाइन करने के लिए 5% लिया। चलो अब आओ ब्लू कर्व पे। ब्लू कर्व का आपने वापस कितना एरिया लिया? ब्लू कर्व कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से आगे से स्टार्ट हो रही है। अभी आपने इसका कितना एरिया लिया? आपने वापस से इसका 5% एरिया लिया, 5%। तो जब आपने 5% एरिया लेने के बाद एफसी के डिफाइन किया, यहां पे लिख दिया एफसी के 2। ये भी आपने कितने में लिया? 5% पे। चलो अब आए ग्रीन कर्व पे। ग्रीन कर्व पे भी आपने कितना परसेंटेज लिया? 5%। और जब आपने डिफाइन किया, क्या निकल के आया? ये निकल के आया एफसी के 3। कितने परसेंट पे? 5% पे। चलो मुझे एक बात बताओ, मैं कोई सी भी कर्व यूज कर लूं, चाहे रेड कर्व यूज कर लूं, चाहे मैं ब्लू कर्व यूज कर लूं, चाहे मैं ग्रीन कर्व यूज कर लूं, क्या तीनों कर्व के अंदर परसेंटेज ऑफ सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर सेम है क्या? इतना बताओ पहले। तीनों कर्व के अंदर क्या परसेंटेज ऑफ सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर कितना है? सेम है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है बात। तो मुझे तो मुझे गुड क्वालिटी कंट्रोल करने का फायदा क्या मिला वो बता रहा हूं मैं आपको। ये सेम कंक्रीट है, सेम कंक्रीट है। जब मैंने देखा कि तीनों कर्व के पास में स्ट्रक्चर के जो चांसेस है सेफ्टी के सेम है, तो मैं गुड क्वालिटी ऑफ कंट्रोल क्यों रखूं साइट पे, उसका आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गुड क्वालिटी ऑफ कंट्रोल रखूंगा तो तीसरे वाले केस में जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, अरे जो करेक्टरिस्टिक होती है स्ट्रेंथ ही तो होती है, वो स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पे? तीनों में से, तीनों में से क्या दिखाई दे रही है? वो ज्यादा दिखाई दे रही है। ये आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा अगर आप साइट पे क्या रखोगे, अगर आप साइट पे गुड कंट्रोल रखोगे। क्योंकि गुड कंट्रोल रखने से जो आपका मीन से डेविएशन निकल के आया, वो क्या निकल के आया? गुड क्वालिटी कंट्रोल रखने से जो मीन से आपका डेविएशन निकल के आया वो कम निकल के आया। मतलब इस ग्रीन वाली कर्व के लिए जो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू है वो कम है, एज कंपेयर टू दिस ब्लू वाली कर्व। जो ब्लू वाली कर्व है उसका जो सिग्मा है वो ग्रीन वाली कर्व से क्या है? ज्यादा है। ऐसी जो रेड वाली कर्व है उसका जो सिग्मा है सबसे ज्यादा है। ज्यादा सिग्मा, पुअर क्वालिटी कंट्रोल, लेसर वैल्यू ऑफ एफसी के। क्लियर सबको? सबको क्लियर? पूरा भेजा लग गया मेरा इसको बताने में। अभी भी समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल है। चलो आगे। तो क्या अब हम एफसीके से समझते हैं क्या होती है एफसीके? बिल्कुल दिमाग में क्लियर है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो आप टेबल की, जो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो हर टेबल के ऊपर मैं क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्टिव लिखूंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाओ टेबल। देखो ध्यान से, अभी बनाओ ना, पहले समझो। पहले में हमारे पास है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। दूसरे में है, नहीं पहले में ये नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको। टाइप ऑफ ग्रेड है, टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ ग्रेड्स, ये जो टाइप्स ऑफ ग्रेड्स या टेबल है ये एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड, कौन सा आईएस कोड? 456/2000। आईएस कोड कंक्रीट को 3 ग्रेड्स में क्लासिफाई करता है, कौन कौन सा? फर्स्ट है आपके पास में ऑर्डिनरी ग्रेड, ऑर्डिनरी ग्रेड। दूसरा कोई बता सकता है मेरे को? दूसरा क्लासिफिकेशन है स्टैंडर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड। पीसीसी आरसीसी कहां से आ गया? अभी तो कंक्रीट की बात कर रहे हैं ना। हे भगवान, अरे अभी तो कंक्रीट की बात कर रहे हैं। अगर कंक्रीट में सरिया डालोगे तब आरसीसी, अगर कंक्रीट में सरिया नहीं डाला तो पीसीसी। लेकिन अभी बात किसकी कर रहे हैं? अभी तो बात कंक्रीट की कर रहे हैं। तीसरा क्या है? हाई ग्रेड, हाई ग्रेड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है? जो ऑर्डिनरी ग्रेड है वो कहां से कहां तक होता है? ऑर्डिनरी ग्रेड में तीन तीन ग्रेड आते हैं, M20, M15 और M10। M10, M15 और M20। अब देखो जरा यहाँ पे, इस M10 का मतलब क्या है? यहाँ पे जो M है ये क्या करता है, ये क्या सिग्निफाई करता है? इस M का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब होता है मिक्स, मिक्स। और जो ये 10 है, आपने M के बगल में जो 10 लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये उस कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, FCK, FCK। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास एक मिक्स है M20 नाम से, तो आप उस मिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है FCK, उसकी वैल्यू कितनी है? 20 MPa बोलोगे आप? 20 MPa, सिर्फ 20 नहीं, 20 MPa। 20 MPa बोल लो, या फिर 20 Nm/m²। ठीक है बात। अब आपसे ना क्वेश्चन पूछेगा, क्यों? ध्यान से देखो बात। कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ। जैसे मैं आपकी पीडीएफ देख रहा था, कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं कि जो ऑर्डिनरी ग्रेड है वो M10 से लेके कहां तक है? M15 तक। ये 2019 में अमेंड हुआ है कोड। और पहले क्या हुआ था? पहले ऑर्डिनरी ग्रेड के अंदर सिर्फ 15 तक था, अभी कहां तक है? ये M20 तक है, M20 तक। और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और जो हाई स्टैंडर्ड है ये कहां से कहां तक आता है? हाई स्टैंडर्ड आता है आपका, कोई बता सकता है मेरे को? बताओ मेरे को। M25 से लेके कहां तक? M60 तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो हाई ग्रेड है वो कहां से कहां तक आएगा? M65 से लेके कहां तक? 100 तक। बहुत बढ़िया। इसमें भी यहाँ पे एक दिक्कत है। पहले ये वाला कहां से कहां तक था? पहले ये वाला अप टू 80 था। अभी आईएस कोड ने अप टू 100 कर दिया इसको, ध्यान रखना। तो ये वाला सवाल बनेगा आपसे, एक तो M20 वाला, और एक आपसे ये सवाल बनेगा। और एक सवाल वो ऐसे भी पूछता है कि ये बताओ कि नंबर ऑफ ग्रेड्स कितने हैं ऑर्डिनरी में? नंबर ऑफ ग्रेड्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पे? 3 है। बहुत बढ़िया, 3 है। नंबर ऑफ ग्रेड्स बताओ जरा स्टैंडर्ड के अंदर कितने हैं? गिनने बैठोगे अभी? 1 2 3, कितने हैं? 8 हैं। और नंबर ऑफ ग्रेड्स हाई में कितने हैं? 8 आ रहे हैं इसमें भी? 8 हैं? पक्की बात है? चलो। तो आपसे हर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो अमेंडमेंट पे पूछता है, और आपसे पूछेगा M20 के बारे में। तो M20 अभी ऑर्डिनरी में है, ये स्टैंडर्ड में काउंट नहीं होता। ध्यान से सुनना बात, इसको नोट भी कर सकते हो, तो मैं लिखवा भी दिया आपको यहाँ पे। ये बिफोर अमेंडमेंट है कहानी, जो मैंने कहानी रेड से लिखी है ना, बिफोर अमेंडमेंट है ये वाली भी और ये वाली भी। और जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये आफ्टर अमेंडमेंट है। क्लियर है बात? नोटेड। एक और टेबल है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आराम से। एक बात बताओ, आईएस कोड ने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एटलीस्ट कितने सैंपल चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एटलीस्ट कितने सैंपल चाहिए? और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है
कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एटलीस्ट कितने स्पेसिमेन चाहिए? 90। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, तो लिख रहा हूं मैं नोट के अंदर, एज पर आईएस कोड 30 samples 30 samples are required to calculate value of standard deviation. Next point, we can take the value of standard deviation. We can take the value of standard deviation for different grades of concrete from the table given in IS code. और यहां से आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना इसका, यहां से भी कुछ नहीं छोड़ता वो ऑब्जेक्टिव में तो, और जेई में तो खासकर उसको पसंद ही ये डेटा पूछना होता है। M20 से लेके M15 तक जो कोई मुझे बता सकता है वैल्यू? कोई मुझे वैल्यू बता सकता है कितनी होती है M15 से लेके M25 तक? सिग्मा की वैल्यू 3.5, बहुत बढ़िया। M20 से लेके M25 कितनी होती है ये वैल्यू? 4। M30 से लेके कहां तक जाएगा ये? M60 तक कितनी होती है वैल्यू? 5। तो आईएस कोड में तो ये वैल्यू दे रखी है। इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्या आईएस कोड ने आपको अबव M60 यूज करने पे वैल्यू दी? अगर आप कंक्रीट का ग्रेड अबव M60 यूज कर रहे हो तो क्या आपको उसने कुछ वैल्यू दी? जरा मुझे बताना, इस M60 में करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल सकता हूं अबव 60 MPa होगी, ऐसा बोला जा सकता है? मतलब कहने का मतलब है कि जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो अबव 60 होगी। और अगर मैं इतनी ज्यादा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ले रहा हूं, दैट मीन्स मैं कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अगर मेरी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मुझे इतनी रिक्वायर्ड पड़ रही है तो दैट मीन्स मैं कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर मैं बना रहा हूं तो जरा बताना प्रैक्टिकली क्या जरूरी है? कोड में से वैल्यू उठाना जरूरी है या सैंपल टेस्ट करके एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना जरूरी है? टेस्ट करके सैंपल निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना जरूरी है। इसलिए आईएस आईएस कोड क्या बोलता है कि उस कंडीशन में जहां पे आपका कंक्रीट M60 से बड़ा है वहां पे आप बकायदा सैंपल बनाओगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करोगे। क्लियर आपको बात? क्लियर है? एक तो ये पॉइंट पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, एक ये पूछेगा आपसे, एक ये पूछेगा कि अगर क्वालिटी कंट्रोल पुअर है, अगर क्वालिटी कंट्रोल पुअर है ना, तो फॉर पुअर क्वालिटी कंट्रोल, पुअर क्वालिटी कंट्रोल, तो आप जो टेबल में वैल्यूज दे रखी हैं उसको कितने से ऐड कर दोगे? जरा बताना मेरे को। अगर साइट पे आपका क्वालिटी कंट्रोल गुड ना होके पुअर है तो इन सारी वैल्यूज को क्या करोगे आप? एक से ऐड कर दोगे। तो कितना बनेगा ये? 3.5 प्लस 1 4.5, 4 प्लस 1 कितना बनेगा? 5। तो 5 प्लस 1 कितना बनेगा? 6। तो ये दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन
has to be calculated for grade of concrete above M60। और ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। सुधारो इसको। आप लोग का मेरे ख्याल से कंक्रीट चल रहा होगा ना अभी आजकल में, है ना? तो बढ़िया, फिर तो रिवाइज ही हो रहा होगा आपका। आज पहली क्लास हुई थी, वहां पे गलती तो नहीं कर दी कंक्रीट बताने में कि सीमेंट प्लस ये? चलो कोई बात नहीं। अरे मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आपके अंदर का जो गंद है ना दिमाग में वो बाहर आ जाए, बस बाहर आ जाए, निकल जाए फिर वो, और फिर उसमें अच्छा कुछ स्टोर हो जाके। चले आगे। इसके बाद सबसे मजेदार काम होता है, अभी जो पढ़ने वाले हैं ना, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक वही है, क्योंकि वहां पे पैसे खाने का स्कोप होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या करेंगे अभी? अभी अभी आप, अभी देखो कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है। आप काम होने से पहले, जब कंक्रीट बना, कंक्रीट का मिक्स बना, आप सैंपल निकाल के ले गए थे। अब वो 28वां दिन आ चुका है। अब वो 28वां दिन आ चुका है, आप असिस्टेंट इंजीनियर हो, आप टेस्टिंग करोगे। और आप प्रार्थना क्या करते हो आप भगवान से? बताओ मेरे को। मतलब देश के लिए नहीं, खुद के लिए आप क्या प्रे करते हो? कि ये टेस्ट में फेल कर जाए, कुछ भी हो मैं इसे टेस्ट में फेल कर दूं। समझ रहे हो बात? कॉन्ट्रैक्टर ने कितना ही अच्छा बनाया हो, आप ये टेंडेंसी रखते हो कि किसी तरीके से ये फेल हो जाए। तो वही करना है हमें। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, दैट इज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है, उसको एक्सेप्ट कब करना है और रिजेक्ट कब करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। कुछ लोग नहीं करवाते इसको, पर ये इसमें से आपको सवाल मिलेगा एग्जाम में। एक्सेप्टेंस, अगर फेल हुआ तो कितने दिन का फेल हुआ? बेटा एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर फेल होने देगा जब वो अपने जेब से पैसे लगा रहा है? मुझे बताओ आप। कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है मेरे जैसा, जो अच्छा मटेरियल लगा रहा है, क्या वो फेल होने देगा स्ट्रक्चर को? लेकिन आप जैसा इंजीनियर क्या करेगा? आप जैसा इंजीनियर तो फिर भी आएगा दुम हिलाता हुआ, सर फेल कर गया, सर फेल कर गया, पैसे दो पैसे दो, मैं जा रहा हूँ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में। तो सारी काम होते हैं, जब फील्ड में जाओगे तो ज्यादा सीखोगे। सो एक्सेप्टेंस, मुझे तो पता है ना। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्क्रीट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्क्रीट। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट है वैलिडेशन ऑफ सैंपल। वैलिडेशन ऑफ सैंपल। इसमें क्या बोल रहा है? साथ साथ लिखोगे मेरे, समझाता हूँ इसको। वैसे तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ। द टेस्ट रिजल्ट ऑफ, द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल shall be shall be the average of थ्री स्पेसिमेन। मुझे बताओ इस लाइन में कोई नई बात है क्या? इस लाइन में कोई नई बात? सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ क्या होती है? जो स्पेसिमेन लिया उनकी एवरेज कर दिया, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल स्पेसिमेन should not be should not be more than
15%, या फिर इसको मैं अलग अलग पेन से लिखूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है आपका ये, ±15% ऑफ द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल, ऑफ द सैंपल। इस लाइन में कोई दिक्कत किसी को? आपको एग्जांपल से बताया था, मान लो हमारे पास 3 स्पेसिमेन है, एक्स, वाई और जेड। सैंपल कितना हुआ मेरे पास में? सैंपल तो मेरे पास एक ही हुआ। इसकी स्ट्रेंथ 70, इसकी स्ट्रेंथ 80, इसकी स्ट्रेंथ कितनी? 90। तो हमारे पास जो सैंपल है, सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगी कितनी आएगी? वो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। और ये कितना निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है 80। ठीक है, तो ये तो आपने क्या निकाली? अपने सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ। अब क्या करोगे? आप इस सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ की रेंज निकालोगे, +15% और -15%। अगर मैं पहले +15% निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं? 80 इंटू 100 प्लस 15% डिवाइड बाई 100, एक वैल्यू आएगी। और 80 इंटू क्या आएगा? 100 माइनस 15। जरा मुझे दोनों वैल्यू बताओ फटाफट, कितनी आ रही है? ये +15% का क्राइटेरिया है और ये -15% का। कितना आ रहा है वैल्यू? 93। और नीचे कितना है? 93 MPa, 92, 92। नीचे कितना है? 68। पक्का चेक करो, 68 है। बढ़िया हो गया बात। अब देखो ध्यान से चेक करो, जो रेंज आई आपके पास 60 से 92, फर्स्ट स्पेसिमेन को उठाओ जरा। क्या फर्स्ट स्पेसिमेन की रेंज लाई करती है क्या 60 से 92? अच्छा, मुझे लग रहा है शायद करती है। मुझे ऐसा लगता है कि 68 के बाद 69 आता है, फिर 70 आता है, तो 70 शायद मैच करता है यहाँ पे। तुम देख लो अगर तुम काउंटिंग उल्टी करते हो तो। चलो टिक। जो 80 वाला स्पेसिमेन है, क्या उसकी स्ट्रेंथ इस रेंज में आ रही है? ठीक है। जो 90 वाला है, क्या उसकी स्ट्रेंथ इस रेंज में आ रही है? ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि आपके तीनों के तीनों स्पेसिमेन इस रेंज में लाई करते हैं, ये हमारा सैंपल कैसा हो जाएगा? ये हमारा वैलिड सैंपल हो जाएगा। इसको आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे। आई बात समझ में? मतलब आगे प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले ये किया कि सैंपल का वैलिडेशन। ये सैंपल कैसा हो गया? वैलिड हो गया। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए था, सर एक बात बताओ आप, अगर हमने कंक्रीटिंग करी 4 मीटर क्यूब की, तो कितने सैंपल लिए थे आपने? आपने कितने सैंपल लिए थे? अरे 3 नहीं लिए, मैं स्पेसिमेन नहीं पूछ रहा हूँ, फाइल सैंपल पूछ रहा हूँ। एक सैंपल लिया था। अगर आपका एकमात्र सैंपल, आप तो बड़े आराम से 28 दिन पहले कंक्रीट में से एक सैंपल निकाल लाए। 28 दिन बाद जब आपने टेस्टिंग करी तो आपका ये सैंपल आ गया इनवैलिड। और ये इनवैलिड कैसे आएगा? किसी भी स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ, किसी भी स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ इस रेंज में लाई नहीं कर रही, तो सैंपल क्या हो गया? इनवैलिड। अब क्या करोगे? सैंपल तो आप एक ही लाए थे और सैंपल हो गया इनवैलिड, क्या करोगे उसका फिर? क्या करोगे? 28 दिन का काम हो चुका है वहां पे, कॉन्ट्रैक्टर 28 दिन का काम कर चुका है, आपका 28 दिन बाद सैंपल क्या आ गया? इनवैलिड। क्या करोगे? बेटा ऐसा कुछ सुना है कि स्ट्रक्चर में से हम एक कोर काट लेते हैं? स्ट्रक्चर जो बन रखा है उसमें से मैं एक कोर काट लेता हूँ, कंक्रीट का क्यूब काट लेता हूँ, सिलेंडर काट लेता हूँ। जो स्ट्रक्चर 28 दिन में बन चुका है उसमें से मैं क्या करूंगा? एक जित ऐसा होता है, स्ट्रक्चर बनने से पहले, सुनो बात, स्ट्रक्चर बनने से पहले या काम शुरू होने से पहले जो इंजीनियर है ना, इंजीनियर, वो क्या बोलता है कि अगर ये क्यूब, अगर ये जो स्पेसिमेन में लेके जा रहा हूं, अगर ये इनवैलिड हुए तो तेरे बने हुए स्ट्रक्चर में से मैं लोकेशन मार्क कर रहा हूं, वहां से क्यूब काट के निकाल लूंगा मैं। समझ रहे हो बात आप लोग? तो तब उस पर टेस्टिंग होती है। अगर मान लो सैंपल, अगर मान लो सैंपल वैलिड हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे प्रोसेस में लेके जाएंगे। बट अगर आपका सैंपल ही वैलिड नहीं हुआ तो इंजीनियर क्या करता है? जो स्ट्रक्चर बन गया उसमें से वो सिलेंडर या क्यूब निकाल लेता है, काट लेता है उसको।
तो क्या स्ट्रक्चर को नुकसान होगा? क्या स्ट्रक्चर को नुकसान होगा? नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता नुकसान, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पहले, कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के बीच में पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं कहां से काटूंगा, स्ट्रक्चर के किस पार्ट से काटूंगा, तो कॉन्ट्रैक्टर उस हिसाब से डिजाइन करता है। समझ रहे हो बात? या फिर बिल्कुल कोर कटर ही तो है एहसान, वही तो बोला मैंने, कोर कोर को कट करते हैं, नाम क्या पड़ेगा, कोर कटर। सब कुछ नाम में लिखा होता है। भाई आपने कंक्रीट का एक कोर कट किया, नाम क्या पड़ जाएगा, कोर कटर पड़ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? सबको बात समझ में आई? बताओ मेरे को, हाँ है ना? ये समझ में आया कि सैंपल वैलिड और इनवैलिड कैसे होता है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसको नोट करो पहले फटाफट। तो यहाँ पे लिख दो, आवर सैंपल इज वैलिड। बेटा ये काम तो होता ही है ना। अरे ये काम तो होता ही है जहां पे, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, देखो ध्यान से, ऐसा नहीं होता, मेरी बात समझो, ऐसा नहीं होता कि एक बिल्डिंग है उसका कॉलम बन रहा है, तुमने कॉलम में से ही कोर निकाल दिया, अरे क्या बन गया फिर कॉलम में, तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी ना। ऐसा नहीं होता है। भाई कॉन्ट्रैक्टर भी समझदार है, तुम लोग भी समझदार हो, किसी बिल्डिंग के कॉलम में से कोर निकाल दोगे? हाँ, बताओ मेरे को। तो फिर यार, तो ऐसी लोकेशन से निकालते हैं जाकि स्ट्रक्चर को नुकसान भी ना हो। इन दिस केस, इन दिस केस आवर सैंपल इज वैलिड। तुम्हें क्या लगा था कि आरसीसी में स्टील डाल दें काम चल जाएगा बस? ये करते हैं आरसीसी में। बीम उठाई, उसमें स्टील डाल दी, खत्म आरसीसी। स्लैब उठाई, स्टील डाल दी, खत्म आरसीसी। शेयर डाल दिया, खत्म आरसीसी। अरे बहुत सारे फंडे होते हैं इसमें यार, और ये सारों के क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं वो पूरा लिखूंगा, मेरे साथ लिखोगे, और वो जो चीज है वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगी। मैं पहले बोल रहा हूँ, वो बिना एग्जाम्पल के समझना मुश्किल है, तो जो मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ लिखोगे, एक बार एग्जाम्पल हो जाएगा ना, बिल्कुल मक्खन समझ में आएगी बात। लिखो मेरे साथ। एनी इंडिविजुअल, any individual test result complies with the appropriate results as follows। इसमें टेबल बनेगी आराम से, तो टेबल बनाओगे मेरे साथ में। स्पेसिफाई ग्रेड, पहले कॉलम है स्पेसिफाइड ग्रेड। जितना भी आप ग्रेड की बात करोगे कंक्रीट के, सारे के सारे किससे बड़े होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? M15, M15। नेक्स्ट कॉलम, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव सैंपल एवरेज, एवरेज ऑफ, अच्छा एवरेज पहले दिया ना, एवरेज ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग consecutive samples। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सैंपल, इंडिविजुअल सैंपल। इसमें फर्स्ट है, when samples are, when samples are more than 3, when samples are more than 3,
दूसरा केस है इसमें, व्हेन सैंपल्स आर 2 और 3। और थर्ड केस है, व्हेन देयर इज ओनली वन सैंपल। नाउ ये कैपिटल एफ लिखना, कैपिटल एफ उसके नीचे एवरेज, दैट शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ एफ सी के प्लस, एफ सी के प्लस 0.825 इंटू सिग्मा, ब्रैकेट बंद। अरे क्या हो रहा है यार। और एफ सी के प्लस 3। नेक्स्ट, कैपिटल एफ एवरेज शुड बी ग्रेटर देन एफ सी के प्लस 4। नेक्स्ट, कैपिटल एफ एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 4। इसमें हम जो एवरेज लिख रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल एफ आएगा, स्मॉल एफ एवरेज शुड बी ग्रेटर देन एफ सी के -3। एफ एवरेज शुड बी ग्रेटर देन क्या, एफ सी के -2। और इसमें कुछ नहीं। पहले ये टेबल बनाओ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक कंपोनेंट उठाएंगे और डिस्कस करेंगे फिर। पहले इसको बनाओ अच्छे से। जब बना लोगे तो मुझे बताना, डन लिख देना, फिर चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं।